मंथन कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था एसी थ्योरी का चैप्टर चालू किया था और उसमें अपन ने 8 क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम पर। देखो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, यहाँ से थोड़ा पहले और देखो कि मैंने कल तक अपन ने वोल्टेज का अधिकतम मान, आरएमएस मान, औसत मान, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, कोणीय आवर्ती, आवर्तकाल ये क्या होता है, एसी वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, एसी वोल्टेज अपना बल्ब है घर में उसका वो एक सेकंड में कितनी बार जलता है, कितनी बार बुझता है, एसी वोल्टेज या एसी धारा किसी चालक में दोनों ओर से प्रवाहित होती है, किसी एक डायरेक्शन से प्रवाहित नहीं होती, हर 180 डिग्री टाइम के साथ इसकी दिशा बदलती है। ठीक है, तो इसके आगे अपन आज पढ़ेंगे, चालू करेंगे कि पहले तो अपन ये चालू करते हैं कि अपन ने लास्ट टाइम पर ये पढ़ा था कि एसी वोल्टेज को V बराबर वी एम साइन, एसी वोल्टेज को V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से डिनोट किया था और एसी वोल्टेज का ग्राफ है वो अपन ने इस प्रकार से बनाया था। इसका मतलब है एसी वोल्टेज की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। एक सेकंड में एसी वोल्टेज के 50 चक्कर पूरे होते हैं जीरो से। ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये मैंने बताया था 180 डिग्री है, ये कितना है 360 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये एक चक्र है और 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में कितने चक्कर होते हैं, 50 चक्कर होते हैं। कितने चक्कर होते हैं, इस प्रकार के 50 चक्कर होते हैं। तो एक चक्कर में देखो कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री, 180 डिग्री, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब ये 360 डिग्री, तो 50 चक्कर में कितना हो गया, 50 चक्कर में कोण कितना हो गया, 50 गुणा 360, ये हो गया 18,000 डिग्री। कितना हो गया, 18,000 डिग्री। अब देखो ये डिग्री कोई फिजिकल मैकेनिकल एंगल नहीं है। कोण दो प्रकार के होता है, एक तो होता है यांत्रिक कोण और एक होता है इलेक्ट्रिकल एंगल, मतलब वैद्युतिकी कोण। ये वैद्युतिकी कोण को दर्शाता है, मतलब ये कोई कोण नहीं है, ये डिग्री में टाइम है। क्या है, समय है ये। मतलब छोटे से छोटे समय को पढ़ने के लिए, जैसे मान के चलो 1 सेकंड है, आधा सेकंड है, 0.25 सेकंड है। अब मतलब छोटे से छोटे समय को पढ़ने के लिए अपन थोड़ा डिग्री का सहारा लेते हैं। तो ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 180 डिग्री, 360 ये टाइम है। इसका मतलब है एक सेकंड के अंदर कितना कोण बन रहा है, यहाँ पर 18,000 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 18,000 डिग्री का मतलब ये है कि एक सेकंड को अपन 18,000 भागों में अलग अलग बांट कर पढ़ सकते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि जैसे 2 डिग्री टाइम कितना है, तो आप सोचो कि एक सेकंड में 18,000 डिग्री है तो 2 डिग्री में कितना छोटा समय होगा। इसका मतलब छोटे से छोटे समय को पढ़ने के लिए अपन इसमें डिग्री को पढ़ते हैं, डिग्री के रूप में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके आगे अपन टॉपिक चालू करेंगे, तो चालू करने को तो 2-4 टॉपिक छोड़कर भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें इसलिए समझने की ट्रांसफॉर्मर में बहुत काम आएगी, इंडक्शन मशीन में बहुत काम आएगी, बहुफेज प्रणाली में काम आएगी। कि जैसे एक तो है कलांतर। क्या है कलांतर, क्या होता है कलांतर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस। और एक होता है, स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है, क्लास में कोई नया एडमिशन होता है, सबसे पहले आपको ये पूछता है कि सर पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर तो बहुत लंबा है, लेकिन आपको एक बार स्टार्ट करते हैं कि पावर फैक्टर क्या है। मैं शॉर्ट में जरूर बताऊंगा बढ़िया तरीके से। पावर फैक्टर, जिसको अपन कोस थीटा से लिखते हैं, ये क्या है। तो पावर फैक्टर पढ़ने के लिए पहले अपन को कलांतर को पढ़ना पड़ेगा। कलांतर को ढंग से पढ़ते हैं, कलांतर के एक आधा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अपन पावर फैक्टर चालू करेंगे। देखो, मैं एक बल्ब लेता हूं। क्या लेता हूं, एक बल्ब लिया मैंने, और ये बल्ब का फिलामेंट है, किसका बना होता है, पता है आपको, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और इस बल्ब को मैं एसी वोल्टेज की यहां से सप्लाई देता हूं। एसी वोल्टेज को कैसे लिखते हैं, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। और एसी वोल्टेज कैसे चलता है, चालक तार में
इस प्रकार से चलता है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये कोई बल्ब लिया, इसको ऐसी वोल्टेज से जुड़ा, लेकिन मैंने एक बार यहाँ पर क्या स्विच लगा दिया, क्या लगा दिया, ये स्विच लगा दिया मैंने, ऐसे ऐसे स्विच लगा दिया। अभी स्विच ऑफ है, तो क्या इस बल्ब में से होकर करंट आ रही है, बल्ब जल रहा है? नहीं, ये बल्ब नहीं जल रहा, क्योंकि स्विच ऑफ है, मतलब ओपन है यहाँ से, तो इसमें करंट जीरो है, बल्ब बुझ रहा है फिलहाल। जैसे मैं यहाँ से स्विच चालू करूँगा, जैसे मैं यहाँ से स्विच चालू करूँगा, स्विच चालू करते ही इधर से करंट आएगी या इधर से आएगी करंट, तो ऐसी करंट दोनों ओर से आती है। एक बार अपन मान लो समझने के लिए कि माना कि करंट जैसे स्विच चालू करूँगा तो प्लस ये है और माइनस ये है, इसमें इधर से करंट आएगी, इधर से करंट आएगी, इधर से। तो अब स्विच चालू करते ही जो करंट आएगी उसकी तीन स्थिति हो सकती है, तीन कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे ही मैंने स्विच चालू किया, स्विच देखो वोल्टेज तो पहले ही अप्लाई हो रहा है, वोल्टेज तो पहले से ही अप्लाई हो रहा है। वोल्टेज क्या है, एक एज ए प्रेशर है, ऐसे मान के चलो, वोल्टेज तो पहले से अप्लाई है। जैसे मैं स्विच चालू करूँगा तो करंट आएगी। अब करंट इसमें जब फ्लो होगी तो इसकी तीन कंडीशन हो सकती है। जैसे स्विच चालू करूँगा, या तो इसमें प्रवाहित होने वाली करंट इस वोल्टेज से जस्ट पहले आ जाएगी, जस्ट पहले, माइक्रो सेकंड पहले, या फिर आने वाली करंट ये वोल्टेज दोनों एक साथ साथ चालक तार में चलेंगे, दूसरी कंडीशन। या ये होगा कि पहले वोल्टेज चलेगा और उसके बाद में करंट आएगी। भाई तीन कंडीशन हो सकती है, या तो स्विच चालू करते ही वोल्टेज करंट से पहले आ जाएगा, या करंट वोल्टेज से पहले आ जाएगी, या वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ आएंगे। अब मान के चलो कि माना कि इसमें जैसे स्विच चालू करूँगा तो वोल्टेज पहले आ रहा है, करंट बाद में आई, करंट थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर का मतलब है, देर का मतलब ये नहीं है, मतलब माइक्रो सेकंड में, थोड़ी माइक्रो सेकंड बाद में करंट आ रही है। तो ये थोड़ा समय का अंतर नहीं हुआ क्या भाई, समय का अंतर भाग नहीं हुआ, पहले वोल्टेज आया उसके कुछ माइक्रो सेकंड बाद में करंट आई, थोड़ा समय का अंतर भाग नहीं हुआ। इस समय अंतराल को ही अपन कलांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस समय अंतराल को ही कलांतर कहते हैं। जैसे मान के चलो कि वोल्टेज है ये V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, जैसे स्विच चालू करूँगा तो इसमें करंट आएगी, करंट आएगी I बराबर Im साइन ओमेगा टी की फॉर्म में ही होगी। अगर वोल्टेज भी Vm साइन ओमेगा टी है, करंट भी Im साइन ओमेगा टी है, दोनों बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इसकी तीन कंडीशन है कि या तो वोल्टेज धारा से पहले आता है, या धारा वोल्टेज से पहले आती है, और वोल्टेज और धारा के मध्य जो समय का अंतर है उसको अपन कलांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? कलांतर। क्या कहते हैं? कलांतर। क्या कहते हैं? कलांतर, या इंग्लिश में कहते हैं इसको फेज डिफरेंस। और इसको किताबों में थीटा से भी दिखाते हैं, इसको फाई से भी दिखाते हैं। और कलांतर यदि अपन याद करते हैं तो कलांतर का सूत्र होता है वोल्टेज की कला, वोल्टेज की कला माइनस धारा की कला, वोल्टेज की कला माइनस धारा की कला। ये आप सूत्र है, सूत्र तो क्या है रे, इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे तो अपने हैबिट में हो जाएगा। ये थोड़ा मेरा बनाया हुआ है भाई, वोल्टेज की कला माइनस धारा की कला, ठीक है। यदि इस सूत्र से अपन कलांतर ज्ञात करते हैं, यदि थीटा का मान पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, जैसे प्लस में 20 डिग्री, 21 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कितना ही हो सकता है। यदि वोल्टेज का मान, इसमें थीटा का मान यदि पॉजिटिव आता है, यदि कलांतर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये हुआ कि धारा है या करंट है वो वोल्टेज से पीछे जा रही है, या कह सकते हैं वोल्टेज धारा से आगे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ यदि कलांतर का मान पॉजिटिव आया तो इसका मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, इसका मतलब है वोल्टेज लीड करता है, लीड यानी आगे चलना, लीड आई धारा से बाई थीटा, जो कितना भी डिग्री है वो उतना अपन मान सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री बाई थीटा डिग्री, ऐसे कह सकते हैं अपन। कैसे का मतलब यदि थीटा का मान पॉजिटिव आया तो वोल्टेज वो करंट से आगे चल रहा है, और यदि थीटा का मान नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हुआ कि धारा वोल्टेज से आगे जा रही है। यदि नेगेटिव आया तो करंट वोल्टेज से आगे जाएगी। इट मीन्स आई लीड वी बाई जो भी है कितना डिग्री आएगा। और यदि थीटा का मान
0 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री आया, इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज और धारा के मध्य कोई कलांतर, कोई समय का अंतर है नहीं। इसका मतलब वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि V एंड I इन सेम फेज, इन सेम फेज, एक ही फेज में होते हैं, एक ही कला में होते हैं, अपन कह सकते हैं वोल्टेज और धारा साथ साथ चलते हैं। तो मैं इसका देखो एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू अपन इसको पढ़ेंगे। मैं दूसरा पेज निकालता हूँ एक बार। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कोई बोल दिया कि क्वेश्चन दे दिया आपसे कि वोल्टेज दे दिया आपको V बराबर Vm साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, ऐसे दे दिया, ठीक है। और I का मान दे दिया आपको, करंट का मान दे दिया Im साइन ओमेगा t प्लस 40 डिग्री। तो इसको आपको मतलब वोल्टेज भी किसी चालक तार की या किसी सर्किट की या किसी परिपथ की आपको वोल्टेज और करंट दोनों दिखा दिए। तो अब इन दोनों को ये देकर बताना है कि इसमें ये वोल्टेज करंट से आगे जा रहा है या करंट वोल्टेज से आगे जा रहा है तो कितना जा रहा है। तो मैंने अभी भी कलांतर का सूत्र पढ़ा था। देखो पीछे क्या सूत्र है कलांतर का, वोल्टेज की कला माइनस धारा की कला। तो कलांतर का सूत्र से करें अपन, वोल्टेज की कला माइनस धारा की कला, वोल्टेज की कला माइनस धारा की कला। तो वोल्टेज देखो कला क्या है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। जो थीटा वाला भाग होता है ना, थीटा वाला भाग, इस समीकरण में जो थीटा वाला भाग है ना, इसको अपन कला कहते हैं। इसमें कला क्या है, इसमें कला ये हो गई, ये क्या है, दोनों कला है। ये वाली वोल्टेज की कला है और नीचे वाली धारा की कला है। तो सूत्र में क्या है, थीटा का मान ज्ञात करते हैं, मतलब कलांतर ज्ञात करते हैं, वोल्टेज की कला माइनस धारा की कला। तो वोल्टेज की कला क्या है, थीटा बराबर देखो आप, ये है ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री माइनस धारा की कला, माइनस कोष्टक लगाओ, धारा की कला क्या, ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री, ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री। अब कोष्टक खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री माइनस ओमेगा टी और माइनस प्लस माइनस 40 डिग्री। तो देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, माइनस 40 में से 30 गया पॉजिटिव का, तो माइनस का 10 डिग्री बचा। कितना बचा, माइनस का 10 डिग्री। अब थीटा का मान माइनस में आया है, जब माइनस में आता है तो मैंने क्या बताया था पहले, देखो पुराना पेज निकालो एक बार आप, देखो माइनस में आता है तो क्या है, थीटा का मान यदि माइनस में आएगा तो आई लीड भी, धारा वोल्टेज से आगे जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन में थीटा का मान माइनस आया, इसका मतलब है कि धारा वोल्टेज से 10 डिग्री आगे चल रही है। आई लीड वी बाई 10 डिग्री, ठीक है भाई। कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक क्वेश्चन और देखो आप, यहाँ से मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ एक बार यहाँ से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप 1 सेकंड के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपसे एक क्वेश्चन दे दिया, वोल्टेज का मान दे दिया आपसे 200 साइन ओमेगा टी प्लस 20 डिग्री और धारा का मान दे दिया I बराबर 100 साइन ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री, ऐसे दे दिया। तो इसका अपना कलांतर का पता लगाना कि कलांतर क्या है, क्या पता लगाना है, कलांतर का पता लगाना है कि इसका कलांतर कितना आएगा। अब कलांतर का सूत्र आपको पता है क्या है, थीटा का मान क्या है, वोल्टेज की कला मान। देखो V बराबर 200 और 100 से अपना कोई मतलब नहीं है, ये तो वोल्टेज का 200 अधिकतम मान है और ये धारा का अधिकतम मान है, इनसे मतलब नहीं है। आप तो इसके कला पर आओ, इस वोल्टेज की कला ये है ओमेगा टी प्लस 20 डिग्री और धारा की कला क्या है, ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ से वोल्टेज की कला माने धारा की कला, वोल्टेज की कला क्या है, ओमेगा टी प्लस 20 माइनस कोष्टक लगाओ ओमेगा टी माइनस 40। तो इस कोष्टक को खोलो आप, क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 20 डिग्री माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस 40 डिग्री, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 20 से 40 कितना हो गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री आया है वो किस में आया, प्लस में। किस में आया है, प्लस में। प्लस में आता तो कौन आगे चलता है, वोल्टेज आगे चलता है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में वोल्टेज है
लीड आई बाई कितने डिग्री, 60 डिग्री से वोल्टेज है वो धारा से आगे चल रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकता है बिल्कुल लेने वाला। इसके बाद में अगला अपन पॉइंट है अपना पावर फैक्टर का। अब देखो पावर फैक्टर पढ़ने के लिए अपन को कलांतर का, कला का और फेज डिफरेंस का, इनका अपन को बढ़िया से पता होना चाहिए, बढ़िया से नॉलेज होगा तो फिर अपन पावर फैक्टर पढ़ेंगे, पावर फैक्टर पढ़ेंगे, फिर अपन पावर पढ़ेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटर है, ये अपने एसी वोल्टेज के साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, पावर फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणक, शक्ति गुणांक या शक्ति गुणक एक ही बात है। पावर फैक्टर शॉर्ट में अपन पीएफ से लिख सकते हैं, पीएफ पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर का बेसिक सूत्र जो हर किसी किताब में हर कोई पढ़ता है वो सीधा सीधा पढ़ता है, कोस थीटा। क्या पढ़ता है, कोस थीटा। ये पावर फैक्टर है। अब देखो कोस थीटा, थीटा क्या है भाई, ये थीटा अभी भी अपन ने जो पढ़ा था वही है। थीटा क्या है, ये कलांतर है। क्या है, कला, कलांतर। वोल्टेज और धारा के बीच में जो समय का अंतर है ना, वो कलांतर है। ये क्या है, कलांतर। अब देखो इसकी परिभाषा देखो, एक शॉर्ट तरीके से, इंग्लिश में तो बहुत सरल परिभाषा है इसकी, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। लेकिन हिंदी में बोले तो देखो थोड़ा ध्यान देना इधर, साइन थीटा, साइन, कोस, टेन और कोट जो भी है, साइन को अपन बोलते हैं साइनोसोडल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइनोसोडल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्या वक्र। ये क्या बोलते हैं, ज्या। और कोस थीटा को बोलते हैं कोसाइन, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कोज्या। क्या बोलते हैं, कोज्या। और टेन को बोलते हैं टेंजेंट, स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। अपन को टेन से मतलब नहीं है, कोस वाला ध्यान रखो, कोस वाला क्या है, कोज्या। तो कोस थीटा के अंदर थीटा तो क्या है, वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर। ये क्या है, वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर। कोस क्या है, कोज्या। तो इसकी परिभाषा कहते हैं वोल्टेज और धारा के मध्य कोज्या कोण पावर फैक्टर कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, कोज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कोज्या। क्या बोलेंगे, कोज्या। तो क्या कह सकते हैं, वोल्टेज एंड धारा के मध्य कोज्या कोण पावर फैक्टर कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। इंग्लिश में बोले तो कोसाइन एंगल, कोसाइन एंगल बिटवीन V एंड I इज इक्वल टू पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर का मतलब है कि पावर फैक्टर गुणक। इसका मतलब किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में या किसी भी लोड में शक्ति का जो शक्ति का पता या पावर कंजप्शन है वो इस पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। कोई परिपथ कितनी शक्ति खपत करेगा वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और अब पावर फैक्टर की मैंने बेसिक एक बार परिभाषा समझाई है कि इसको कोस थीटा से लिखते हैं, थीटा को कलांतर कहते हैं। कलांतर क्या, वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर होता है कि वो ऐसी परिपथ में या तो वोल्टेज धारा से कुछ समय आगे चलता है या फिर धारा वोल्टेज से कुछ समय आगे चलती है। तो इन दोनों के बीच का जो कलांतर है तो वोल्टेज और धारा के मध्य कोज्या कोण पावर फैक्टर कहलाता है। पावर फैक्टर 4 प्रकार का होता है। यहाँ से इसका पावर फैक्टर के प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं भाई, इनको थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ो और ध्यान देते हैं। एक बार दोबारा देखो, पावर फैक्टर 4 प्रकार का कौन सा होता है, मैं उनके नाम लिखता हूँ फिर उनको धीरे धीरे समझाता हूँ। ये नाम याद रखने से कुछ नहीं होगा, इसको समझना है बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे पावर फैक्टर में पहला पावर फैक्टर लेता हूँ, इकाई पावर फैक्टर। कौन सा होता है, इकाई पावर फैक्टर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, एक ही बात है। दूसरा होता है शून्य पावर फैक्टर या जीरो पावर फैक्टर, शून्य पावर फैक्टर। तीसरा होता है अग्रगामी पावर फैक्टर, अग्रगामी या इंग्लिश में खोलते हैं अपन लीडिंग पावर फैक्टर। और चौथा होता है
पश्चगामी पावर फैक्टर क्या होता है? पश्चगामी पावर फैक्टर, इसको कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। क्या कहते हैं? लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर 4 प्रकार का होता है, लेकिन ये होता कौन से सर्किट का, आपसे ये पूछते हैं एग्जाम में सवाल। नाम तो कोई याद रख लेगा, होता कौन से। देखो पावर फैक्टर, इकाई पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि भाई पावर फैक्टर तो कोस थीटा ही तो होता है ना, और कोस थीटा का मान कितना है भाई? इकाई है। कितना है? इकाई। अब इकाई कब होगा? इकाई कब होगा भाई? कोस साइन कोस का थोड़ी सी त्रिकोणमिति आपको होनी चाहिए। इकाई कब होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। कितना होगा? क्योंकि कोस 0 का मान तो 1 होता है। इसका मतलब है इकाई पावर फैक्टर कब होगा? जब थीटा का मतलब कलांतर का मान कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर 0 डिग्री होगा। या अपन ये कहें कि ऐसी परिपथ में वोल्टेज और धारा यदि दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा? इकाई होगा। कितना होगा? इकाई होगा। एक बात तो ये हो गई। अब ये कौन से सर्किट का होगा? ये होगा रेजिस्टिव सर्किट का। किसका होगा? रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, रेजिस्टिव लोड बोलते हैं, पर लोड ठीक रहेगा। हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोधीय भार। प्रतिरोधीय भार का पावर फैक्टर हमेशा कितना होता है? इकाई होता है। कितना होता है? इकाई होता है। ठीक है। और ये कब होता है? जब वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर 0 डिग्री हो। फिर दूसरा पावर फैक्टर कौन सा है? 0 पावर फैक्टर कौन सा है? 0। कौन सा है? 0। इसका मतलब है पावर फैक्टर का सूत्र तो कोस थीटा ही होता है, और कोस थीटा का मान कितना है? 0 है, कि उसका नाम है क्या है? 0 पावर फैक्टर, शून्य पावर फैक्टर। इसका मतलब है थीटा का मान 0 कब होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। कितना होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। क्यों? कोस 90 होते हैं, कोस 90 का मान 0 हो जाता है। 90 का मान 0। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट के मध्य जो कलांतर है, जो टाइम का फर्क है, जो फेज डिफरेंस है, वो 90 डिग्री का होगा, तो इसका पावर फैक्टर 0 होगा। अब 90 डिग्री का कोई सा भी हो सकता है, या तो वोल्टेज वो करंट से 90 डिग्री आगे जाए, या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे जाए, कोई सा भी जाए, लेकिन कलांतर 90 डिग्री का होना चाहिए। यदि 90 डिग्री का है तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा? 0। अब ये किसका होगा? इसकी 2 कंडीशन है। यहाँ से ये 2 कंडीशन है भाई, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ये किसका होगा? देखो इसकी 2 कंडीशन। पहली कंडीशन ये है, चलो एक बार इसको छोड़ो, कंडीशन बाद में पढ़ते हैं अपन एक बार। पहले अग्रगामी पावर फैक्टर पर आओ। किस पर आओ? अग्रगामी पावर फैक्टर। किस पर आओ? अग्रगामी पर। अग्रगामी। और जो दूसरा कौन, चौथा कौन सा है? पश्चगामी। तो देखो लीडिंग और लैगिंग, अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर लोड अपन करंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोड करंट को। साधारण भाषा में अपन कहते हैं, जैसे मान के कहते हैं लोड बढ़ गया, तो लोड बढ़ने पर हमेशा करंट बढ़ती है। किसी जनरेटर पर लोड बढ़ाया तो उस पर करंट बढ़ेगी। किसी मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो मोटर करंट ज़्यादा खींचेगी। हीटर मतलब 1000 वाट की जगह अपने 2000 वाट का हीटर लगाया, वो करंट ज़्यादा लेगा। इसका मतलब लोड बढ़ने पर क्या बढ़ता है? करंट बढ़ता है। इसीलिए अपन सामान्यतः इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर लोड अपन करंट को कहते हैं। यदि करंट, इसको एक रेफरेंस मान के चलो, यदि करंट वोल्टेज से आगे चलती है तो पावर फैक्टर अग्रगामी होगा। मतलब एक करंट को रेफरेंस मान लो आप। यदि करंट वोल्टेज से आगे चलती है तो पावर फैक्टर अग्रगामी प्रकार का, और यदि करंट वोल्टेज से पीछे चलती है तो पावर फैक्टर पश्चगामी प्रकार का। अब देखो आगे तो चलती है, लेकिन कितनी आगे चलनी चाहिए? अगर हमें पावर फैक्टर, तो इसका मतलब है आपको पता है यहाँ सीधा ही कि वोल्टेज से धारा है वो आगे जा रही है। अब आगे कितनी जा रही है? 90 डिग्री जाएगी, तो फिर ये कंडीशन ये हो जाएगी, 90 डिग्री जाएगी तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। 0 डिग्री रहेगी तो पावर फैक्टर इकाई हो जाएगी। इसका मतलब है धारा वोल्टेज से आगे जाएगी, लेकिन 90 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा, मतलब 90 और 0 के बीच में होगा। इसका मतलब है कब होगा ये? जब ये कब होगा? जब थीटा का मान ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री, ये होगा। या मैं इसको ये कहूँ, यदि
जब आई लीड, मतलब लीड है आगे चलती है, लीड वी बाई कितने डिग्री, थीटा का मान ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। यदि धारा का मान वोल्टेज से आगे चलता है 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, तो पावर फैक्टर कौन सा होता है, अग्रगामी। अब ये होता कौन सा सर्किट का है, ये होता है कैपेसिटिव सर्किट का। किसका होता है, कैपेसिटिव, धारितीय, हिंदी में बोलते हैं धारितीय भार। धारितीय भार होगा, उसका पावर फैक्टर हमेशा कौन सा होगा, अग्रगामी होगा। कौन सा होगा, अग्रगामी। चौथा कौन सा है, पश्चगामी पावर फैक्टर। तो पश्च मैंने बताया ना, धारा को आप रेफरेंस मान लो, ये धारा वोल्टेज से आगे चलती तो पावर फैक्टर अग्रगामी है, धारा वोल्टेज से पीछे चलती तो पावर फैक्टर पश्चगामी। तो इसका नाम क्या है, पश्चगामी है ना। इसका मतलब है धारा वोल्टेज से पीछे जाएगी कब, जब आई लीड नहीं आएगा, अब लेग आएगा, लेग वी बाई कितने डिग्री, वो थीटा का मान, थीटा का मान ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। यदि धारा वोल्टेज से 0 और 90 डिग्री के बीच में पीछे चलती है तो पावर फैक्टर कौन सा होगा, पश्चगामी होगा। अब ये कौन से भार का होगा, ये होगा इंडक्टिव लोड का। किसका होगा, इंडक्टिव, इंडक्टिव लोड, या हिंदी में बोलते हैं इसको प्रेरणिक भार। क्या बोलते हैं, प्रेरणिक भार। ठीक है भाई। तो देखो भाई ध्यान देना, पावर फैक्टर 4 प्रकार का होता है, और पहला वाला पावर फैक्टर का जो ये क्वेश्चन है ना, ये पहला इकाई पावर फैक्टर है। ये क्वेश्चन तो लगभग एग्जाम में कॉमन सा हो गया, या लगभग हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, हर एग्जाम में, कि रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई होता है। और थोड़ा गहराई से पूछ लिए तो अपन कह सकते हैं जब वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर 0 डिग्री हो, या कह सकते हैं वोल्टेज और धारा दोनों एक ही फेज में हो या साथ साथ चलती हो, तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा, इकाई होगा। और शून्य पावर फैक्टर किसका होगा, किसका होगा मैंने अभी लिखा है नहीं, इसको मैं दोबारा समझाऊंगा, इसको थोड़ा अलग से। ठीक है, शून्य पावर फैक्टर होगा कब होगा, जब वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर कितना हो, 90 डिग्री हो। या तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे जाए, या धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे जाए, दोनों की अलग कंडीशन बनेगी। तीसरा कौन सा है, अग्रगामी पावर फैक्टर। यदि धारा वोल्टेज से आगे जाती है कितनी, 90 से कम, 0 से ज़्यादा, तो पावर फैक्टर अग्रगामी होगा। ये कौन से सर्किट का होगा, ये कैपेसिटिव सर्किट या धारितीय भार का होगा। चौथा पश्चगामी पावर फैक्टर, यदि करंट वोल्टेज से पीछे चलती है 90 और 0 के बीच में, और ये किसका होगा, इंडक्टिव लोड का होगा, या कह दें प्रेरणिक भार का होगा। ठीक है भाई, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई आप। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो शून्य पावर फैक्टर है, मैं इसको एक दूसरा वाला पावर फैक्टर, इसको एक बार दोबारा समझाता हूँ। मतलब इसको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, कि इसको पढ़ने के लिए अपन को अभी सामने पढ़ेंगे, एसी मतलब एसी के साथ कैपेसिटर जोड़ेंगे, एसी के साथ इंडक्टर जोड़ेंगे, तब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक बार देखो यहाँ से, ये कब होगा भाई, थीटा का मान जब कितना होगा, 90 डिग्री। इसलिए कोस 90 का मान कितना होगा, कोस 90 का मान 0 होता है। इसका मतलब है वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो पावर फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। अब 90 डिग्री होगा तो इसकी दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन ये हो सकती है भाई, या तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे जा सकता है, या धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे जा सकती है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन देखो, इसकी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन कि यदि धारा लीड V बाई 90 डिग्री, यदि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे जाती है तो पावर फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। लेकिन धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कौन से लोड में, कौन से सर्किट में जाती है, शुद्ध कैपेसिटिव, शुद्ध कैपेसिटिव, शुद्ध धारितीय परिपथ या शुद्ध धारितीय भार का पावर फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। और दूसरी कंडीशन यह है कि यदि धारा लेग V वोल्टेज से, यदि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है तो भी पावर फैक्टर 0 होगा। लेकिन कौन से सर्किट का होगा, ये ध्यान में रखना है, ये होगा शुद्ध इंडक्टिव का। किसका होगा,
शुद्ध इंडक्टिव, शुद्ध इंडक्टिव बाहर का पावर फैक्टर होगा वो शून्य होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि शून्य पावर फैक्टर कौन कौन से बाहर का होता है, तो अपन जवाब देंगे शुद्ध इंडक्टिव पावर, शुद्ध इंडक्टिव लोड का, और शुद्ध कैपेसिटिव बाहर का पावर फैक्टर वो 0 होता है। इकाई किसका होता है? रेजिस्टिव सर्किट का होता है। अग्रगामी किसका होता है? कैपेसिटिव का होता है। देखो कैपेसिटिव और शुद्ध कैपेसिटिव में फर्क है। और पश्चगामी किसका होगा? पश्चगामी पावर फैक्टर किसका होगा? इंडक्टिव सर्किट का। किसका होगा? इंडक्टिव का। तो 4 प्रकार के पावर फैक्टर हैं। और अब देखो पहला पावर फैक्टर, देखो एक बार मैं दोबारा आता हूँ पीछे के पेज पर, एक बार पीछा के पेज लिया अपन ने। पहला क्या है? इकाई पावर फैक्टर। किसका होता है? रेजिस्टिव लोड का होता है। कब होता है? जब वोल्टेज से करंट के बीच में कलांतर कितना हो? 0 डिग्री हो। कितना हो? तो सबसे पहले अब अगला टॉपिक अपन ये रेजिस्टिव सर्किट ही पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? ये रेजिस्टिव सर्किट ही पढ़ने के लिए पढ़कर देखेंगे कि वास्तव में इसका पावर फैक्टर इकाई होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो पहले अपन रेजिस्टिव लोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टिव। रेजिस्टिव और प्रतिरोधी परिपथ। तो ध्यान देना भाई, ये कोई प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध को जानते होंगे। प्रतिरोध चालक तार का आंतरिक गुण होता है जो चालक में से आने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध है एक। और इस प्रतिरोध को शुद्ध प्रतिरोध है, इसको अपन एसी के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? एसी वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं। और एसी वोल्टेज क्या है? V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। क्या है? और यहाँ पर एक स्विच है भाई। क्या है? स्विच है। और जैसे मैं स्विच चालू करूँगा, चालू करते ही यहाँ से करंट आएगी कि नहीं आएगी भाई? करंट आएगी ना। तो ये करंट आएगी तो करंट वोल्टेज के साथ साथ चलेगी या वोल्टेज से पहले आ जाएगी या वोल्टेज के बाद में आएगी, ये चीज़ अपन देखेंगे अभी पहले। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? रेजिस्टिव सर्किट। क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टिव। हिंदी में लिख लो ना यार, प्रतिरोधीय, प्रतिरोधीय भार या प्रतिरोधीय परिपथ पढ़ते हैं। प्रतिरोधीय परिपथ, या इसको ये कह सकते हैं शुद्ध प्रतिरोध को एसी के साथ जोड़ते हैं। तो शुद्ध प्रतिरोध को मैंने एसी के साथ जोड़ा, यहाँ पर मैंने स्विच लगाया। जैसे ही मैं स्विच चालू करूँगा इसमें से करंट आएगी। अब करंट के बारे में अपन को ये पता लगाना है कि ये करंट आएगी तो इस वोल्टेज से पहले आ जाएगी या वोल्टेज के बाद में आएगी या वोल्टेज के साथ साथ आ जाएगी। चलो अपन पहले करंट निकालते हैं कि वोल्टेज तो इसमें दिया हुआ है अपन को। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ। वोल्टेज दिया हुआ है। अपन को ज्ञात क्या करना है? धारा ज्ञात करनी है। धारा I बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V बट्टा आर। क्या होता है? V बट्टा आर। अब V कितना दिया हुआ है? देखो देखिए आप, V कितना दिया हुआ है? V बराबर तो Vm ये है, तो इसकी जगह मैं रख दूँ वी एम साइन ओमेगा टी बटा आर। तो भाई लिख सकता हूँ उन्हें। अब Vm बटा आर है, Vm बटा आर। भाई एम को भूल जाओ एक बार। V तो है ना ऊपर वाला वोल्टेज है, वोल्टेज अधिकतम है ना। V बटा आर, I तो होगा कि नहीं होगा? तो मैं इस V बटा आर को I बराबर, इसको मैं I लिख सकता हूँ V बटा आर को। लेकिन वोल्टेज अधिकतमान में है तो ये धारा भी किस में हो जाएगी? अधिकतमान में। और बाकी ऐसा का ऐसा ही। ये लो समीकरण 2 आ गई। अब इसमें पता चल जाएगा अपन को कि भाई वोल्टेज आगे चलता है कि धारा आगे चलती है। ठीक है भाई। जब एक रजिस्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं अपन कि शुद्ध प्रतिरोध को अपन एसी के साथ जोड़ेंगे तो वोल्टेज जब अपन अप्लाई ये किया तो इसमें आने वाली करंट ये आएगी। अब देखो इसके बनने वाले सवाल अपन यहाँ से बनाते हैं। अब ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। जैसे पहला सवाल मैं यहीं से चालू कर देता हूँ। कलांतर क्या होगा? कौन सा? कलांतर। कलांतर थीटा का पिछले पेज में अपन ने पढ़ा था कि क्या सूत्र? वोल्टेज की कला माने धारा की कला। वोल्टेज कौन सा है? वोल्टेज ये है। इसकी कला क्या है? ओमेगा टी। ये तो एक ओमेगा टी माइनस धारा क्या है? ये। इसकी कला क्या है? ओमेगा टी। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट के कितना हो गया? 0 डिग्री। इसका मतलब है थीटा का मान 0 आया। तो रेजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे स्विच चालू करेंगे तो वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है।
पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि रजिस्टिव सर्किट में जो कलांतर है वो कितना होता है, 0 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया पावर फैक्टर का। कौन सा हो गया, पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर क्या सूत्र है, कोस थीटा, कोस थीटा। तो कोस है और थीटा का मान कितना है, 0। कोस 0 का मान कितना हुआ, 1। कितना हुआ, 1। तो पावर फैक्टर कितना है, 1 का मतलब इकाई भाग नहीं हुआ। इस कौन सा सर्किट पढ़ रहे हैं अपन, रजिस्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं, प्रतिरोधी परिपथ पढ़ रहे हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है, इकाई। और तो अपन ने पावर फैक्टर 4 प्रकार का पढ़ा था, उसमें पहला पावर फैक्टर इकाई तो था, उसमें मैंने सीधा शॉर्ट में लिखा था कि रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर इकाई होता है। अपने यहाँ पर इसको समझ कर देख लिया भाई, वास्तव में ही रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं इसको यहाँ से इसको इरेज कर सकता हूँ भाई मैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो भाई, लेना है तो। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन बढ़ेगा अपना शक्ति का, वास्तविक शक्ति। कौन सी शक्ति, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति को इंग्लिश में एक्टिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। इसे ट्रू पावर भी कहते हैं, ट्रू। और इसे रियल पावर भी कहते हैं, ठीक है। और वास्तविक शक्ति का सूत्र होता, इसको अपन पी से डिनोट करते हैं, और इसका सूत्र होता है VI कोस थीटा। अभी पावर पढ़ेंगे तब अपन ये पता लगाएंगे भाई ये पावर, ये सूत्र कहाँ से आया। लेकिन एक बार इतना तो पता ही ना भाई, अपन ITI पॉलिटेक्निक जो भी कर रखी है अपन ने, सूत्र का तो पता ही। तो रजिस्टिव सर्किट का कलांतर 0 डिग्री है, पावर फैक्टर 1 है, तो इसमें शक्ति खपत कितनी होती है, कोस थीटा का मान कितना है, 1 कितना है, 1 में इस किसी का 1 रखूंगा तो 1 ही हो जाएगा, मतलब VI हो जाएगा। तो पावर कितनी आई, VI आई। वास्तविक शक्ति कितनी, पूरी की पूरी आ गई। इसका मतलब है, अरे एक बात और ध्यान में रखना, यदि शक्ति पॉजिटिव आती है उसका मतलब होता है शक्ति का खपत होना, मतलब कंजप्शन होना। और यदि शक्ति या पावर नेगेटिव में आती है तो उसका मतलब होता है शक्ति डिलीवर करना या पावर देना, एक ही बात है। इसका मतलब है प्रतिरोधी परिपथ में 100% शक्ति खपत होती है, 100% शक्ति खपत होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। रजिस्टिव सर्किट या बोल दें या प्रतिरोधी परिपथ बोल दें, इसके में शक्ति है वो 100% खपत होती है। क्वेश्चन नंबर 4। एक शक्ति और होती है काल्पनिक शक्ति। कौन सी होती है, काल्पनिक शक्ति। इसको निम्न भाषा में प्रतिकारी शक्ति कहते हैं, प्रतिकारी शक्ति भी कहते हैं। इसे प्रतिघाती शक्ति भी कहते हैं, प्रतिघाती शक्ति भी कहते हैं। और इसे इंग्लिश में रिएक्टिव पावर कहते हैं। यहाँ जगह नहीं लिखने के लिए, यहाँ लिख तो भी है। इसको Q से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, Q। और इसका सूत्र होता है VI साइन थीटा। अब तो भाई रजिस्टिव सर्किट के अंदर थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पर VI साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये कितना हो गया, 0। इसका मतलब है काल्पनिक शक्ति कितनी आई, 0। क्वेश्चन नंबर 4 कि रजिस्टिव सर्किट में काल्पनिक शक्ति खपत नहीं होती, 0 होती है। कितनी होती है, 0। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक बार मैं दोबारा इसका एक शॉर्ट में 1 मिनट में इसका पूरा रिवीजन करवाता हूँ। एक बार आपको पूरा का पूरा रिवीजन करवाता हूँ।
आज जो अपन ने पढ़ा, आज और कल वाला दोनों एक साथ करवाता हूँ एकदम शॉर्ट में। बोर्ड है, इसके दो भाग कर लेते हैं। इधर वाले भाग में कल वाला, इसमें आज वाला रिवीजन होगा। कल क्या पढ़ा था अपन ने? कल अपन ने ये पढ़ा था कि एसी वोल्टेज को V बराबर VM साइन ओमेगा टी से लिखते हैं। करंट को भी I बराबर IM साइन ओमेगा टी से लिखते हैं। ओमेगा टी है, इसकी कल्ला है, क्या है? कल्ला है। और ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है, इसका मान 2πf होता है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना। एसी वोल्टेज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में एसी वोल्टेज के 50 चक्कर पूरे होते हैं। और एक चक्कर में बल्ब 2 बार जलता है और 2 बार बुझता है, तो एक सेकंड में अपना घरेलू बल्ब 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। ये अपन ने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है ना। और फिर एसी वोल्टेज, एसी, हाँ एक बात और, एसी करंट है, एसी वोल्टेज है, चालक तार में दोनों ओर से आता है। एक सेकंड में 50 बार इधर से मान के चलो और 50 बार इधर से मान के लो, मैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों दिशा में करंट फ्लो होती है। फिर अपन ने पढ़ा था एसी वोल्टेज का अधिकतम मान VM होता है। एक औसत वोल्टेज पढ़ा था V एवरेज, जिसका मान 0.637 पढ़ा था, VM ये है। तीसरा पढ़ा था अपन ने वोल्टेज का RMS मान पढ़ा था। RMS मान कितना है? 0.707 VM आया था। फिर अपन ने फॉर्म फैक्टर पढ़ा था। फॉर्म फैक्टर का मान VRMS बटा V एवरेज होता है, इसका मान 1.11 होता है। फिर अपन ने केपी पढ़ा था, पीक फैक्टर पढ़ा था, इसका मान होता है अधिकतम मान बटा RMS मान होता है, और इसका मान 1.414 मतलब √2 होता है। ये अपन ने कल वाले पीरियड में पढ़ा था। ठीक है ना। फिर आज क्या पढ़ा था? आज अपन ने पढ़ा था कलांतर। क्या पढ़ा? कलांतर पढ़ा था। कलांतर का मतलब ये हुआ कि आपको पता है डीसी वोल्टेज में तो वो डीसी वोल्टेज और डीसी धारा दोनों ही समय के साथ चेंज नहीं होते। जैसे स्विच चालू करते हैं डीसी वोल्टेज और डीसी धारा दोनों आराम से साथ साथ चलते हैं, मतलब आगे पीछे होने का कोई मतलब ही नहीं है डीसी में, तो उसकी आवृत्ति 0 होती है। जबकि एसी परिपथ में, एसी सर्किट में क्या होता है, जैसे ही अपने स्विच चालू करते हैं तो वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर मतलब समय का अंतर पैदा हो जाता है। या तो करंट वोल्टेज से थोड़ी पहले आ जाती है, या फिर वोल्टेज करंट से थोड़ा पहले आ जाता है। और ये जो बीच में समय का अंतर हुआ, इस समय के अंतर को ही अपन कलांतर कहते हैं। वो बहुत छोटा समय होता है। क्या होता है? बहुत छोटा समय होता है, उसको अपन डिग्री रेडियन में पढ़ते हैं। ठीक है। बहुत छोटा समय होता है, इसलिए उसको डिग्री में पढ़ते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना भाई वोल्टेज धारा से 20 डिग्री आगे चला गया, तो 20 डिग्री क्या है? टाइम है, बहुत छोटा समय है। और फिर कलांतर ज्ञात करने का सूत्र बताया था मैंने, वोल्टेज की कला माइनस धारा की कला, कलांतर ज्ञात कर सकते हैं। फिर पढ़ा अपन ने पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर को अपन cos थीटा से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? cos थीटा से लिखते हैं। cos थीटा से लिखते हैं। और पावर फैक्टर 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है इकाई, और एक जीरो, एक लीडिंग और दूसरा लेगिंग। ये 4 प्रकार का पावर फैक्टर होता है। इकाई पावर फैक्टर रेजिस्टिव सर्किट का होता है। जीरो पावर फैक्टर है वो शुद्ध इंडक्टिव या शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का होता है। और लीडिंग पावर फैक्टर है वो कैपेसिटिव सर्किट का होता है। और लेगिंग पावर फैक्टर है वो इंडक्टिव सर्किट का होता है, प्रेरणिक भार का होता है। ठीक है। और पावर फैक्टर के 2-3 सूत्र भी मैं लिखा देता हूँ एक बार। पावर फैक्टर के सूत्र तो अपन आगे जाके पढ़ते रहेंगे, लेकिन एक बार अपन थोड़ा और देख लें पावर फैक्टर के सूत्र क्या क्या है। पावर फैक्टर का एक सूत्र तो ये हो गया cos थीटा, एक सूत्र ये हो गया पावर फैक्टर का R बटा Z, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। एक हो गया पावर फैक्टर का, ऐसे इसके 9 सूत्र हैं, लेकिन अपन तो वास्तविक शक्ति एक्टिव पावर बता आभासी शक्ति, आभासी शक्ति मतलब वास्तविक शक्ति का सूत्र होता है। इसको P से लिखते हैं, इसको S से लिखते हैं, कई किताबों में और Q से लिख देते हैं। P इसका सूत्र होता है VI cos थीटा, और इसका सूत्र होता है ओनली VI। कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? पावर फैक्टर बच गया अपना cos थीटा ही। ठीक है। तो पावर फैक्टर के ये 3 सूत्र काफ़ी है आपके ITI स्तर, ITI प्रो टेक्निकल स्तर के लिए बढ़िया काफ़ी हैं, ये ध्यान में रखना। और पावर फैक्टर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, कौन कौन से भार का होता है, ये दिमाग में रखना जरूरी है। ठीक है।
तो अपन ने पहला पढ़ा था रजिस्टिव सर्किट, अब पढ़ेंगे अपन शुद्ध इंडक्टिव सर्किट। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट भाई 1 मिनट का मैं पानी पी लेता हूँ आराम से। अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक पर यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मान के चलो, या अपन कहें एसी थ्योरी का चैप्टर शुरू होता है ढंग से बढ़िया तरीके से। अब ध्यान से पढ़ना है, समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा टिपिकल वे से पढ़ेंगे तो अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे। अरे ध्यान में रखना, यदि अपने पास नॉलेज बहुत बढ़िया है तो अपना एक कंपटीशन एग्जाम में अपना तुक्का भी सही बैठेगा। यदि नॉलेज सही नहीं है, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं तो तुक्का भी गलत जाएगा। तो नॉलेज बढ़िया लो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए आज के समय में सिलेबस से 1.5 या 2 गुना पढ़ना पड़ता है, तब जाकर अपनी नौकरी लगती है। शॉर्ट वीडियो मत पढ़ो, शॉर्ट मत देखा करो। तो अब हेडिंग बनाओ या मैं बनाता हूं। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, या कह सकते हैं शुद्ध इंडक्टिव को बोल सकते हैं प्रेरणिक परिपथ, प्रेरणिक परिपथ, ये पढ़ना है अपन को। अब शुद्ध इंडक्टिव मतलब ये भी कह सकते हैं कि शुद्ध इंडक्टर को जब एसी सर्किट के साथ जोड़ेंगे, एसी सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो क्या क्या घटनाएं होंगी और कितने प्रकार के सवाल बनेंगे। वोल्टेज धारा से आगे जाता है, पीछे जाता है, पावर फैक्टर 0 होगा या 1 होगा, लीडिंग होगा, लेगिंग होगा, ये एसी सर्किट पावर कंजप्शन करता है या नहीं करता है ना। बहुत सारे क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, ठीक है ना। तो पहले तो एक बार आप इंडक्टर के बारे में जानो, थोड़ा सा इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं हल्का सा कि इंडक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो भाई, ये जो अब मैं 5 मिनट का जो मेरा लेक्चर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना भाई आपको। ये कोई चालक तार है, कोई भी कंडक्टर है, यदि इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा करंट चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, किसी भी कंडक्टर में यदि करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर फ्लक्स जनरेट होता है। क्या होता है? फ्लक्स जनरेट होता है। क्या होता है? फ्लक्स जनरेट। यदि इसी तार को मैं इस प्रकार से कुंडली का रूप दे दूं ऐसे, और यदि इसमें से मैं डीसी धारा प्रवाहित करता हूं, कौन सी धारा? डीसी धारा। इसमें से मैं डीसी धारा प्रवाहित करता हूं तो सीधी सीधी बात है, कुंडली के चारों ओर फ्लक्स पैदा होगा, और फ्लक्स पैदा होगा तो अपन हेलिक्स के नियम से ज्ञात कर सकते हैं कि कुंडली चुंबक बन जाएगी। जैसे मान के लो ये एन ध्रुव बन गया या एस बन गया, लेकिन डीसी धारा तो किसी एक दिशा, यदि इधर से आएगी तो इधर से ही आएगी कंटिन्यू लगातार, तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो इस कुंडली में कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो इस कुंडली में कोई वोल्टेज पैदा नहीं होगा। सिर्फ ये कुंडली कुंडली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कुंडली कहलाएगी। लेकिन यदि इसी कुंडली में यदि अपन एसी धारा प्रवाहित करते हैं, कौन सी धारा? एसी धारा। अब एसी धारा को मैंने बताया था ना, एसी वोल्टेज से जोड़ेंगे तो एसी करंट तो दोनों ओर से आएगी भाई। 1 सेकंड में 50 बार करंट इधर से आएगी, 50 बार करंट इधर से आएगी, फिर इधर से, फिर इधर से, दोनों ओर से करंट आएगी। और दोनों ओर से करंट आएगी तो फ्लक्स जो बनेगा वो फ्लक्स चेंज होगा। क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? फैराडे के नियम के अनुसार में क्या पैदा हो जाएगा? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। और वो विद्युत वाहक बल क्या होगा? E बराबर -L di/dt कह सकते हैं अपन, या कह सकते हैं -N dϕ/dt कह सकते हैं। अब ये तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो देखो इसका तो अपना चैप्टर लगाएगा, लेंज का नियम और चुंबक का चैप्टर। तो इस पर एक बार गौर मत करो। आप इतना ध्यान दो कि ये किसी भी कुंडली में यदि अपन एसी धारा प्रवाहित करते हैं तो एसी धारा कुंडली में दोनों ओर से प्रवाहित होगी, और दोनों ओर से प्रवाहित होगी
तो इस कुंडली में फ्लक्स जो बनेगा उस फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। विद्युत वाहक बल पैदा होते ही अब इस कुंडली को अपन कुंडली नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अपन नॉर्मल इंडक्टर। क्या कहेंगे? नॉर्मल इंडक्टर। क्या कहेंगे? नॉर्मल इंडक्टर, या हिंदी में बोलें तो एक प्रेरक। क्या बोलेंगे? प्रेरक। ये इंडक्टर है भाई, साधारण इंडक्टर। ठीक है, तो अपना क्या है, अपना टॉपिक क्या है, क्या पढ़ना है आपको? शुद्ध इंडक्टिव पढ़ना है। देखो, किसी तार में, किसी कुंडली में यदि डीसी धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा, तो उस कुंडली को अपन कुंडली कहेंगे। क्या कहेंगे? कुंडली या कोयल कहेंगे। लेकिन उसी कोयल में यदि अपन ऐसी धारा प्रवाहित कर दी तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण वोल्टेज पैदा हो जाएगा, तो उसको कोयल न कहकर उसको क्या कहेंगे? अपन इंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल इंडक्टर। अब बात आती है शुद्ध इंडक्टर की। देखो, अब एक कुंडली चालक तार की बनी है, चालक तार का प्रतिरोध भी होगा। क्या होगा? प्रतिरोध भी होगा, और ऐसी धारा प्रवाहित करने पर फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें इंडक्टेंस भी पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? इंडक्टेंस। तो इसमें प्रतिरोध और इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व दोनों पैदा हो गया, तो उसको क्या कहेंगे अपन? नॉर्मल इंडक्टर। क्या कहेंगे? नॉर्मल इंडक्टर। यदि ऐसी कोई कुंडली, इस प्रकार की कोई कुंडली जिसमें यदि अपन ऐसी धारा प्रवाहित करते हैं, तो ऐसी धारा प्रवाहित करते हैं, आपको पता है इंडक्टेंस तो पैदा होगा ही होगा, इसमें विद्युत वाहक भी पैदा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन शुद्ध इंडक्टर का मतलब है ऐसी कोई कुंडली जिसमें ऐसी धारा प्रवाहित करने पर, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर केवल और केवल इंडक्टेंस ही पैदा हो, इस कुंडली का प्रतिरोध जीरो हो। क्या हो? जीरो हो, तो उसको क्या कहते हैं? शुद्ध इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध इंडक्टर कहते हैं। अब भाई शुद्ध इंडक्टर तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं, ये कल्पना करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। शुद्ध इंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई चालक तार नहीं होता जिसका प्रतिरोध नहीं होता। तो शुद्ध इंडक्टर की परिभाषा कोई पूछे तो किसको कहेंगे अपन? ऐसी कोई कुंडली जिसका प्रतिरोध जीरो हो और उसमें ऐसी धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें इंडक्टेंस पैदा होगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा, उस कुंडली को अपन शुद्ध इंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? शुद्ध इंडक्टर कहेंगे। अब चलो, शुद्ध इंडक्टर क्या होता है? जिसका प्रतिरोध क्या होता है? जीरो होता है, और केवल इंडक्टेंस पैदा होता है। तो अब मैं शुद्ध इंडक्टर को चालू करता हूं। अब ये टॉपिक है ना, यहाँ से थोड़ा पढ़ने में जोर आएगा भाई। अब जोर आए या ना आए, मेरा काम पढ़ाने का है। बढ़िया स्तर से कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ना है अपन, ठीक है। तो भाई ये कोई इंडक्टर है। क्या है? इंडक्टर है, और इसको अपन एसी वोल्टेज के साथ जोड़ेंगे। इंडक्टर नहीं है ये, शुद्ध इंडक्टर है। कौन सा है? शुद्ध इंडक्टर है। यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया। ये शुद्ध इंडक्टर है। शुद्ध इंडक्टर है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध इसका जीरो है। और एसी वोल्टेज को कैसे लिखते हैं? V बराबर VM साइन ओमेगा टी। जैसे ही मैं यहाँ से इसको स्विच चालू करूँगा, स्विच चालू करते इसमें धारा आएगी। क्या आएगी? करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी भाई? अब ये करंट फ्लो होगी, तो एसी करंट को भी अपन कैसे लिखते हैं? माना जैसे इसमें धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित होती है, इसमें करंट आई, वो करंट कितनी आई? IM साइन ओमेगा टी आई। एक बार मान लो, मानने में क्या जा रहा है? ठीक है भाई, शुद्ध इंडक्टर है, इसका प्रतिरोध जीरो है, और जैसे इसको ऐसे सर्किट के साथ जोड़ते इसमें करंट आई। अब ये करंट, इस वोल्टेज जो अपने यहाँ से एसी वोल्टेज अप्लाई किया, इस एसी वोल्टेज से पहले आएगी या बाद में आएगी, या इस वोल्टेज के साथ साथ चलेगी? कलांतर क्या होगा? ये पढ़ेंगे अपन। तो देखो भाई, एक बार सोच लो कि माना इसमें करंट दिया हुआ है। करंट क्या है इसकी? ये है I बराबर IM साइन ओमेगा टी। इसको समीकरण 1 मान लो। एक बार मानने में क्या जाता है? मान लो। और आपको पता है कि जैसे इसमें ऐसी धारा प्रवाहित होगी तो इसमें वोल्टेज पैदा होगा कि नहीं होगा? क्या पैदा होगा? यहाँ पर वोल्टेज पैदा होगा। वो कितना होगा? V बराबर -L DI बटा DT। एक बार थोड़ा सा सिर्फ शॉर्ट में ध्यान में रखो। इसका चैप्टर है वो अलग आएगा, लेंज का नियम पढ़ाऊंगा, लंबा चौड़ा
फैराडे के नियम पढ़ेंगे तब आपको बढ़िया तरीके से एक्चुअल रियलिटी में पता चलेगा ये वोल्टेज पैदा कैसे होता है, माइनस का चिन्ह कहाँ से आया, एल क्या है, डी आई बटा डी टी क्या है। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो इसमें वोल्टेज पैदा कितना होगा, वोल्टेज पैदा कितना हो रहा है पता नहीं है, क्या सूत्र है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब आई का मान ये है, ये उठाकर आप यहाँ रख सकते हैं। तो वी बराबर क्या हो गया, माइनस एल डी बटा डी टी आई एम साइन ओमेगा टी। 15 मिनट का टाइम और 15 मिनट का और है, डी आई बाई डी टी। तो भाई ये तो 11th क्लास की 12th क्लास की अवकलन या समाकलन गणित हो गई। तो ये तो आपके समझ में आएगी नहीं, मैं शॉर्ट में इसका करता हूँ। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे ही शुद्ध इंडक्टर को अपन ने एसी के साथ जोड़ा तो करंट तो ये है, वोल्टेज जो पैदा हुआ वो ये है वी बराबर ओमेगा एल आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब ये वोल्टेज को इसको थोड़ा सुधारते हैं एक बार थोड़ा सा। ओम के नियम से अपन जानते हैं, ओम के नियम से वी बराबर होता है आई इंटू आर, होता है कि नहीं होता। तो देखो वी बराबर आई तो देखो ये पड़ा है इंटू में जो ये है ना ये वाली चीज़ ये आर की भांति है, प्रतिरोध की भांति है, लेकिन प्रतिरोध नहीं है क्योंकि शुद्ध इंडक्टर का प्रतिरोध तो होता ही नहीं है ना। प्रतिरोध की जगह काम आ रहा है, प्रतिरोध जैसा कोई गुण है शुद्ध इंडक्टर का जो इसमें से आने वाली धारा का विरोध करेगा। तो ये आर की भांति है, तो इसको आर तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्स एल। क्या बोलते हैं, एक्स एल। इसको कहते हैं अपन इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, या हिंदी में कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात। निम्न भाषा में कहते हैं प्रेरणिक प्रतिकार्यता। ठीक है। तो इसको एक बार सुधारता हूँ मैं। ये जो मैं यहाँ से यहाँ तक समझा रहा हूँ आपको समझ में आए तो ठीक है, ना ये तो और ही ज़्यादा ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा उन पर ध्यान देना कि ये मेरा पढ़ाने का फर्ज है। इसको मैं लिखूंगा आई एम इंटू एक्स एल और बाकी ऐसा कैसा लिख दो साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। वी बराबर देखो ओम के वी बराबर आई इंटू आर के मात्रित्व है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी एम। ये आई ये क्या बन गया, वी एम बन गया, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। वोल्टेज ये आ गया भाई अपना, ये दूसरी समीकरण होगी। अब समीकरण इतना समझ में आया यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, ना आया तो यहाँ से समझते समझते अपन को एक पता चला कि शुद्ध इंडक्टर का प्रतिरोध नहीं होता है, लेकिन शुद्ध इंडक्टर में भी ऐसी कोई चीज़ होती है प्रतिरोध जैसी जो उसमें से आने वाली धारा का विरोध करती है। उसको अपन एक्स एल से डिनोट करते हैं और उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और ये एक्स एल है वो ओमेगा एल का बराबर होता है, एक्स एल का सूत्र होता है ओमेगा एल। ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से अपन सीधे ही सवाल करते हैं। देखो मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। पहला क्वेश्चन कलांतर का, कलांतर थीटा का क्या सूत्र है, वोल्टेज की कला माइनस धारा की कला। पिछले पेज में बारी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, वोल्टेज की कला माइनस धारा की। वोल्टेज कौन सा ये आया ने, क्या कला है इसकी, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। क्या है, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री माइनस धारा की कला। धारा क्या है, करंट, यही तो है। क्या कला है इसकी, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, थीटा का मान 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब है वोल्टेज धारा से आगे जाएगा। इसका मतलब है शुद्ध इंडक्टर को एसी के साथ जोड़ते हैं या शुद्ध इंडक्टिव सर्किट का में वोल्टेज है, वोल्टेज लीड आई बाई 90 डिग्री, या कह सकते हैं धारा आई लेग वी बाई 90 डिग्री। कह सकते हैं वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे चलता है या फिर धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। पहला क्वेश्चन तो हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन, पावर फैक्टर क्या होगा इसका, क्या सूत्र है पावर फैक्टर का, कोस थीटा। कोस तो कोस है, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, कोस 90 का मान कितना होता है 0।
तो बताओ पावर फैक्टर 0 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर आप सोचो कि अपन ने पीछे पावर फैक्टर पढ़ा था 0 पावर फैक्टर, तो उसकी कंडीशन थी 0 पावर फैक्टर किसका होता है। मैंने वहाँ पर लिखाया था शुद्ध इंडक्टिव वार का होता है, या शुद्ध इंडक्टिव सर्किट का, या शुद्ध कैपेसिटिव का होता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, शुद्ध इंडक्टिव वाला सर्किट पढ़ रहे हैं। इसका पावर फैक्टर कितना आया 0। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक शक्ति। कौन सी शक्ति, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI कोस थीटा, VI कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, 90 कोस 90 का मान 0। तो वास्तविक शक्ति कितनी है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में वास्तविक शक्ति खपत नहीं होती, इसकी पावर 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, काल्पनिक शक्ति, प्रतिकारी शक्ति, प्रतिघाती शक्ति। काल्पनिक शक्ति, इसका सूत्र होता है Q बराबर VI साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये क्या आ गया, इसका मतलब काल्पनिक शक्ति पॉजिटिव आई है। तो काल्पनिक शक्ति पॉजिटिव का मतलब होता है खपत होना। तो शुद्ध इंडक्टर है वो वास्तविक शक्ति खपत नहीं करता है, ये काल्पनिक शक्ति खपत करता है। काल्पनिक कौन सी, रिएक्टिव पावर, प्रतिघाती शक्ति खपत करता है। 4 क्वेश्चन हो गए ना। और 5वां क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5वां, कि शुद्ध इंडक्टर है उसका प्रतिरोध नहीं होता है। क्या नहीं होता, उसका प्रतिरोध नहीं होता है। तो प्रतिरोध की जगह क्या होता है, प्रतिरोध जैसा दूसरा होता है जिसको अपन कहते हैं XL। क्या कहते हैं, XL। इसका नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये किसको लिखा था अपन ने, ओमेगा एल। इसका सूत्र होता है ओमेगा एल। ओमेगा का पूरा मान लिखो 2 पाई एफ एल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का पूरा मान ये होता है, ये शुद्ध इंडक्टर में से आने वाली धारा का विरोध करता है, और इसका मात्रक भी ओम ही होता है। क्या होता है, ओम ही होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हो XL का पूरा सूत्र लिख लो आप एक बार। यहाँ पर XL बराबर क्या हो गया 2 पाई एफ एल। यदि आवर्ती का मान 0 है, तो 0 आवर्ती किसकी होती है, डीसी परिपथ की होती है। 0 है तो पूरा 0 का नहीं होगा। इसका मतलब है डीसी परिपथ में तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है, कि आवर्ती 0 कर दो। दूसरी चीज, यदि आवर्ती का मान बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। आवर्ती बढ़ाकर दुगुनी कर दी तो ये भी दुगुना हो जाएगा। आवर्ती घटाएंगे तो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस भी घटेगा। ये घटाकर आधा कर दिया तो ये भी घटकर आधा हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ता है, घटाने पर घटता है। इसका मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आवर्ती के समानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, ध्यान में रखना है आपको कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आवर्ती के समानुपाती होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 6वां देखो भाई, यदि शुद्ध इंडक्टर को अपन डीसी के साथ जोड़े तो क्या होगा। तो वो तो कंडीशन अपन ने यहीं पढ़ ली, लेकिन एक बार देख लो कि भाई ये शुद्ध इंडक्टर है, इसका प्रतिरोध 0 है, और इसको डीसी के साथ जोड़ा। किसके साथ जोड़ा, डीसी के साथ, प्लस माइनस वी डीसी, डीसी के साथ जोड़ा। इसको डीसी के साथ जोड़ा तो आपको पता है डीसी के साथ जोड़ेंगे तो डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, डीसी की 0 होगा तो इसका XL भी क्या होगा 0। तो इसमें जैसे ही डीसी के साथ जोड़ेंगे इसमें करंट फ्लो होगी, अनंत फ्लो होगी, अनंत। इसका मतलब है ये इंडक्टर है, शुद्ध इंडक्टर है, डीसी के साथ शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है। शुद्ध इंडक्टर को यदि अपन डीसी के साथ जोड़ें तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है। इसमें से धारा अनंत प्रवाहित होती है। पूछे तो क्यों होती है, क्योंकि डीसी की आवृत्ति 0 होती है। 0 होने पर इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि शुद्ध इंडक्टर को अपन एसी के, जैसे शुद्ध इंडक्टर है और इसको अपन एसी के साथ जोड़े, किसके साथ जोड़े, एसी के साथ, तो एसी की आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है 50 हर्ट्ज, और इसका इंडक्टेंस होगा। तो इसमें जो धारा आएगी, धारा ज्ञात करें। धारा का सूत्र क्या है, I बराबर V बटा R। R तो इसका है नहीं, R की जगह क्या है XL है। तो V तो जो भी है XL इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। XL का सूत्र होता है 2 पाई FL। आवृत्ति बढ़ेगी 50 हर्ट्ज, इसका एक बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें धारा बहुत कम प्रवाहित होगी, बहुत कम।
इसका मतलब है शुद्ध इंडक्टर में से शुद्ध इंडक्टर को यदि अपन एसी के साथ जोड़े तो धारा बहुत कम नगण्य है, 0 के बराबर प्रभावित। इसको अपन कह सकते हैं कि शुद्ध इंडक्टर है, एसी के साथ है वो ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।